कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ मेहमानों को बुलाएंगे और इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रेखा शर्मा जी को, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा सांसद बनने से पहले आप राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं 2015 में। 1980 के दशक में आपका राजनीतिक सफर बतौर पार्टी कार्यकर्ता भी शुरू हुआ। बहुत स्वागत है मैम आपका इस मंच पर। और हरियाणा न्यूज, इंडिया न्यूज हरियाणा की खासकर एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में। जोरदार तालियां एक बार इंडिया न्यूज हरियाणा के इस बेहद खास कार्यक्रम के लिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारी खास मेहमान रेखा शर्मा जी के लिए। तो रेखा शर्मा जी किसी परिचय, किसी पहचान की मोहताज बिल्कुल नहीं है। आप सब इनके नाम से, इनके काम से वाकिफ होंगे, लेकिन इनके संघर्ष क्या रहे, इनका सफर क्या रहा, कहानी क्या रही, परेशानी क्या रही, क्या क्या अवसर थे और क्या क्या चुनौतियां थे, ये आज बताने के लिए रेखा शर्मा जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका हमारे खास मंच पर कार्यक्रम में। सबसे पहले रेखा शर्मा जी, शुरुआत से ही शुरू करेंगे। आपके बचपन से हम आज ये जानना चाहेंगे कि कैसा आपका बचपन बीता और एक बेटी के नाते, बच्ची के नाते क्या क्या स्ट्रगल या चुनौतियां आपके सामने पेश आई। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज लोग मुझे जो जानते हैं मेरे सामने बैठे हैं, और सभी लोगों को मैं ऑलमोस्ट जानती हूँ, लेकिन शायद जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बहुत कम लोग जानते हैं। एक तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग सोचते हैं कि पता नहीं मैं कौन से राजघराने से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बहुत लोअर मिडिल क्लास से आती हूँ। बहुत अच्छी बात है ना, ये तो इससे कॉम्प्लीमेंट की लोगों को ये पता नहीं क्या है ये, कभी कई बार नेगेटिव रोल भी प्ले करता है ये। क्योंकि जिस क्लास से मैं आई हूँ बहुत स्ट्रगलिंग क्लास थी। मेरे फादर भारत और पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर से यहाँ आए थे एज अ यंग बॉय, और उन्होंने लाइफ ज़ीरो से शुरू करी थी। एक क्लर्क की नौकरी ली थी और उसके बाद वो ग्रेड 1 ऑफिसर बने धीरे धीरे नौकरी करते करते। और मैं 5 भाई बहनों में चौथी बच्ची और तीसरी बेटी। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में तीसरी बेटी उस परिवार में जिसको दूसरा बेटा चाहिए था, इसलिए लाइन में बच्चे पैदा हो रहे थे। तो वो स्ट्रगल मैंने बचपन से देखी है। फॉर्चुनेटली ये होते हुए भी मेरे पेरेंट्स ने कभी लड़के लड़की में नहीं डिफरेंशिएट किया, क्योंकि ये सिर्फ दादी को खुश करने के लिए किया जा रहा था। और हम, मेरे माँ बाप मतलब लड़कियों को भी वैसे ही पालते थे जैसे लड़कों को, और अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के लिए दी। इसके लिए मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन के लिए, और उसी के कारण आज मैं यहाँ हूँ। और वो जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली घर पर, वो ही मेरे को, और मैं थोड़े सा अलग थी हमेशा से, बचपन से ही अलग थी। पहले तो मोहल्ले में भी लोग कहा करते थे खतरा खतरा करके, क्योंकि मैं ईव टीजिंग के अगेंस्ट लड़ा करती थी, खड़ी हो जाती थी, कुछ भी गलत हो तो खड़ी हो जाती थी। आप जहाँ से निकलते थे वहाँ गलत लोगों को लगता होगा कि भाई खतरा है, हाँ, खतरा है, मतलब बच के। लड़कों को तो जरूर लगता था। बहुत कम लड़के आसपास आया करते थे, क्योंकि और उनमें से एक थे जो आए और वो मेरी जिंदगी में रह गए, वो मेरे हस्बैंड थे। तो अच्छी लाइफ थी, मतलब कम था, सुविधाएं कम थी, अपॉर्चुनिटी बहुत थी, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाई। बिल्कुल, देखिए जब ये कार्यक्रम करने इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि हम अक्सर राजनीति को लेकर बात करते हैं, लेकिन एक नेता जो वास्तव में एक बड़ी नेता बनी है, मील का पत्थर पार करके अपने मुकाम पर पहुंची है, कितना संघर्ष देखा गया। और आप आई थिंक पहली बार लोग ये जान रहे होंगे कि एक बेटे की चाहत में 3 से 4 बेटियां, और हमारे समाज में बहुत देखते हैं हम रेखा शर्मा जी, ये दादी वाला भेदभाव या दादी वाली जो इच्छा है, जो बेटी को लेकर रहा, वंशवाद को लेकर रहा, आप कोई अंतर पाती हैं आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं बेटियों को लेकर जो सोच है समाज की, परिवारों की? शायद ये तो मेरे पेरेंट्स की भी सोच बदल गई होगी जब वो हमें बड़ा होते देखा उन्होंने।
दो बेटे थे लेकिन बेटियों ने हमेशा ज़्यादा केयर की, और आज भी हम देखते हैं हमारी बेटियां आज कितने लोगों को आज हमने यहाँ पे फेलिसिटेट किया, और वो सभी बेटियां समाज में अपने घर वालों का नाम ऊपर कर रही हैं, और स्पेशली हरियाणा में देखें तो बेटियां ही नाम रोशन कर रही हैं, चाहे भारत का हो, घर वालों का हो, परिवार का हो। और आज के ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं है, बेटियां और बेटियां। और पहले भी मुझे नहीं लगता था, मुझे पर्सनली पूछो तो कभी फील नहीं हुआ कि मैं बेटी हूँ, क्योंकि मैंने वो सभी काम किए। मेरी साइकिल पे मैं वो सभी फादर के साथ काम कराने जाती थी जो एक लड़का करा सकता था, और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं लड़का, मैं लड़की, केपेबल लड़की थी, मैं ये कहती हूँ, और हूँ केपेबल औरत। यही मुझे नहीं लगता जेंडर किसी भी चीज़ को अलग कर, मतलब कोई काम में डिफरेंशिएट करता है जेंडर, ऐसा नहीं है कहीं पे भी। चाहे वो फिजिकल काम हो, चाहे वो मेंटल काम हो, दोनों कामों में महिलाएं इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, इक्वली काम कर सकती हैं, परफेक्ट हैं। आपको ये कब लगा कि आपको समाज के लिए कुछ करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है, और उसके बाद राजनीति में आना है? जैसा मैंने कहा, मैं बचपन से थोड़ा अलग थी, और कहीं भी समाज में गलत होता देखती थी तो मैं खड़ी होती थी, स्टैंड करती थी, और खतरा बन के न कुछ भी बन के, आई यूज्ड टू स्टैंड बाय द पीपल, जो जिनको ज़रूरत होती थी। और यही मेरे ख्याल मेरे फादर ने भी मुझे पहचाना, ये मेरे लिए वो बचपन से, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, ही यूज्ड टू परस्यू मी कि तुमको जाना है डिबेट में, लेना है, लेक्चर्स होते थे जैसे स्कूल में, तो तुमको वहाँ पार्टिसिपेट करना है। वो करते करते मुझे, जब मैं सेटल हुई पंचकुला में और बच्चे भी थोड़ा ऐसे थे कि अपना केयर कर सकें, तो मुझे लगा अब मेरा समय है कि मैं राजनीति में, क्योंकि जो आप चेंजेस चाहते हो ना, आप जब तक पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा ना बनो वो चेंजेस कैसे कर सकोगे। तो आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, जहां मैं सच में समाज के लिए अच्छे बदलाव कर सकूं, स्पेशली महिलाओं के लिए कर सकूं, क्योंकि महिलाओं की स्ट्रगल मैंने आपको बताया बचपन से देखती आ रही हूँ। मैंने अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है, ऐसे ही अपनी बहनों को जब उनकी शादियाँ हो गई तो उनको स्ट्रगल करते देखा है। तो मुझे लगता था कि महिलाओं की बेहतरी के लिए मुझे आना ही चाहिए, और इसीलिए मैं तो महिला आयोग आपके लिए बिल्कुल ठीक जगह थी। फिर आपने जो कमान संभाली और मजबूती से आप अगुवाई करते हुए महिलाओं को इंसाफ दिलाने के नाते, उनके अधिकार दिलाने के नाते, उनके अधिकारों का संरक्षण करने के नाते आपने खूब काम भी किया। देखिए, महिला आयोग शायद मेरे सीनियर्स भी पहचानते थे कि इसमें ये हमेशा महिलाओं के लिए स्टैंड देती रही है, तो उन्होंने मुझे जहाँ भेजा, एज अ मेंबर भेजा था पहले तो, और क्योंकि मैंने 24/7 दिया जिस काम में भी, अगर मैं महिला आयोग की मेंबर थी तो मैंने 24 घंटे दिए, देश के कोने कोने में पहुंची, जहाँ ज़रूरत होती थी महिलाओं को वहाँ पे मैं पहुँचती थी, और इसी कारण मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं चेयरपर्सन बनूं, और फिर मेरे को संविधान में बदलाव लाकर दूसरी बार फिर से एक बार चेयरपर्सन, तो मैं 3 कार्यकाल मैंने महिला आयोग में पूरे किए हैं, और शायद मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छे 9 साल, क्योंकि वर्क सेटिस्फेक्शन जो होता है सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, और उसने मुझे बहुत वर्क सेटिस्फेक्शन दिया, क्योंकि आई कुड मेक सम स्कीम्स फॉर वुमेन। एज अ चेयरपर्सन आप गवर्नमेंट को महिलाओं के लिए स्कीम्स, पॉलिसीज के ऊपर सजेशन दे सकते हो, आप लॉ रिफॉर्म्स के लिए सजेशंस दे सकते हो, और केवल शिकायतें उस पे नहीं, काम शिकायतों पे तो करते हैं, वो एक पार्ट है काम का, लेकिन सबसे बड़ा है कि आप सजेस्टिव बॉडी हो एक, जो आप गवर्नमेंट को जो भी रूल, रेगुलेशन, लॉज जो महिलाओं के संबंधित है, उनकी ज़िंदगी से संबंधित है, आप दे सकते हो और उनका बदलाव ला सकते हो। वो बहुत बड़ा काम था। स्पेशली मैं अगर कहूँ तो लॉ रिफॉर्म्स में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं अभी भी और पहले भी थे जो महिलाओं के, मैं कहूँगी हक में नहीं थे, विरोधी नहीं कहूँगी, लेकिन हक में नहीं थे, और अब वो उनमें बदलाव लाना ज़रूरी है। वो लगातार एक प्रोसेस है। लॉ रिफॉर्म्स हमेशा, जैसे जैसे लाइफ चेंज होती है, जैसे जैसे देश चेंज होता है, लॉ रिफॉर्म्स भी होते हैं। वो भी वहाँ भी दरकार होती है कि बदलाव हो। अभी सुमन सैनी जी भी जिक्र कर रही थी, 33% की बात हो रही थी, उसे भी आगे बढ़ाया जाए उसकी बात हो रही थी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया, उसे पारित कराने का प्रयास हुआ। हालांकि हम बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, लेकिन खूब सियासत देखी गई। दावा भी किया गया कि भाई महिलाओं के लिए काम करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें बाधा आ रही है। देखिए, 33% रिजर्वेशन
जहाँ तक की बात है रिजर्वेशन, वो तो पारित हो चुका है, लेकिन उसको 29 में पारित लेके आया जाए, लागू किया जाए, उसके लिए सरकार तत्पर पहले भी थी और अब भी है। कांग्रेस ने उसको बिल को गिराने की पूरी कोशिश करी और गिरा भी उस समय, लेकिन आपको पता है मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी अब दोबारा लेके आएंगे। ये मेरा मानना है कि शायद इसी सेशन में वो फिर आए, और अब हमारी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, और कुछ बाकी पार्टीज जिनको डिलिमिटेशन को लेकर कुछ भ्रांतियां थी वो अब मान गई हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, काफ़ी सारी पार्टीज इसको पारित करने में तैयार भी हैं, और आने वाले तो आप ये मानती है जो पेंच फंसे थे वो ठीक वो हो जाएंगे? वो उसको ठीक लेकर? हो रहे हैं, सब फिट हो रहे हैं, हाँ। आने वाले समय में वो बिल्कुल, पास हो देखिए, जाएगा। लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है और ये हमारा पहला सेशन है, बेहद महत्वपूर्ण सेशन है। और आप महिला आयोग की बात कर रही थी, या अपनी बचपन भी नहीं कहेंगे, जन्म से किस तरह का स्ट्रगल, क्या चैलेंजेज आपके आने से पहले ही थे कि भाई बेटी हो रही है लगातार और फिर आप भी बेटी, लेकिन आप एक खतरा बनकर आई असामाजिक तत्वों के लिए, महिलाओं के खिलाफ जो गलत हो रहा है उसमें आपने महिला आयोग में रहते हुए लड़ाई लड़ी। लेकिन अब जब आप अपर हाउस में हैं, अब जब आप राज्यसभा में हैं, तो वहाँ कैसे आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आधी आबादी की पूरी आवाज़ आप उठा पाएं? देखिए, मैं अगर आप मेरे पिछले 1.5 साल के काम को देखेंगे, 1.5 पौने 2 साल के, तो मैंने जितने भी मुद्दे उठाए हैं राज्यसभा में, कहीं ना कहीं महिला की जिंदगी के आसपास हैं वो मुद्दे। मेरा जो एनसीडब्ल्यू का काम था, मैं चाहती थी कि कंटिन्यूएशन में वो राज्यसभा में मैं चला करूं, और अब मैं वो काम जो बाकी अधूरे छोड़ के आई थी, क्योंकि मैंने सजेशंस दिए थे वो शायद काम ना हुए हों, अब उसको काम करा पाऊँ। अब मैं लॉ मेकिंग उसमें हूँ, जहाँ जिसके लिए मैं आई थी, जिसके लिए राजनीति की सोच में पहला कदम मैंने रखा था, वहीं हूँ। तो मुझे लगता है अब वो सारी स्कीम्स जिस पे मैंने एनसीडब्ल्यू की चेयर की तरह से काम किया था, अब मैं वो काम करा पाऊंगी। सरकार का हिस्सा हूँ तो सरकार को सजेशन देकर उसके ऊपर स्ट्रेस दूंगी कि ये काम होने चाहिए। हरियाणा की तमाम महिलाएं, तमाम बेटियां, बहनें आपको सुन रही हैं, आपका संदेश क्या होगा हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप चुनौतियों से, परेशानियों से, संघर्ष से डरे नहीं, लड़ें, आगे बढ़ें, क्या करें उसके लिए? मेरा हमेशा बच्चियों से और महिलाओं से एक ही संदेश होता है कि अपने डिसीजंस खुद लें। जब हम अपने डिसीजंस, अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद लेते हैं, तो हम उनको पूरा करने के लिए भी पूरा प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। जब डिसीजन किसी और के थोपे हों और कोई हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, तो हम उसको मन से काम नहीं करते, हम उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर नहीं लगा देते। हम आधे अधूरे मन से काम करते हैं, और आधे अधूरे से मन से काम किया हुआ कभी अच्छा काम नहीं होता। एक तो समाज का पहले सोचें, फिर अपने लिए सोचें, और अपने डिसीजन अपनी ग्रोथ के लिए लें। बहुत आवश्यक है कि अपनी ग्रोथ किस में है, मैं क्या सोचती हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बच्ची पैदा होते ही माँ बाप उसके लिए डिसीजन लेते हैं, फिर उसकी शादी कर देते हैं तो हस्बैंड डिसीजन लेता है उसका, और फिर उस बूढ़ी हो जाती है तो बेटा डिसीजन लेता है उसके लिए, और पूरी जिंदगी वो दूसरे के डिसीजन पे चलती है। मैं शायद एक ऐसी हूँ जिसने बचपन से अपने डिसीजन लिए, चाहे मुझे पढ़ना क्या है, चाहे मुझे किससे शादी करनी है, मुझे अपने बच्चे कैसे पालने हैं, और मुझे क्या काम करना है, और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। स्ट्रगल लंबी होती है अपने डिसीजन लेने में, क्योंकि बहुत लोग साथ नहीं देते आपका, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलता है सफल होने में, वो दूसरे के डिसीजन में नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता, और बहुत सारी महिलाएं या बेटियां ही नहीं कर पाती हैं कि खुद से डिसीजन लेना, या आसपास परिवार या पति, आपके पार्टनर आपको अलाउ करें इसके लिए, है ना, ये तमाम चीजें रहती हैं। ये अलाउ वर्ड मुझे ठीक नहीं लगता, बिकॉज हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है। अब दूसरा कोई व्यक्ति अलाउ करे, ये मेरे को मंजूर ही नहीं है। जोरदार तालियां रेखा शर्मा जी की इस बात के लिए भी। बिल्कुल, ये महिलाओं के शब्दकोश में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने इसको नॉर्मल मान लिया है बिल्कुल, कि महिलाएं कुछ कर रही हैं तो परिवार से, पति से या पिता से मंजूरी लें, ये नहीं होना चाहिए। ये आपका बड़ा संदेश है हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। अच्छा, आपने एक अच्छी बात कही कि जेंडर का भी कोई बाधा नहीं हो सकता, कि आप बेटी हैं तो आप कम कर सकती हैं, बेटा हैं तो ही कर सकती हैं, लेकिन आसपास का जो पुरुष समाज है, हालांकि जो भी मौजूद है यहाँ, हम किसी को कम नहीं आंक रहे हैं जेंडर के आधार पर, क्या उनको कभी कोई इनसिक्योरिटी होती है कि एक महिला लीड कर रही है, महिला आगे चल रही है?
अनफॉर्चुनेटली हमारे इस समाज में लेंस अलग अलग हैं महिला और पुरुष को देखने के। पुरुष को जिस लेंस से देखा जाता है, महिला को उस लेंस से नहीं देखा जाता। वो क्या पहनता है या क्या करता है उस पर इतना ज़्यादा लेंस स्ट्रांग नहीं होता जो महिला के ऊपर होता है। मेरे काम के अलावा भी बहुत कुछ देखा जाता है। मैं क्या पहन रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ, मैं किसके साथ उठ बैठ रही हूँ, मैं कौन से समय घर से जा रही हूँ, मेरे घर पे किस समय कौन आ रहा है, ये सब भी देखता है समाज। जबकि पुरुष को ये नहीं देखता। पुरुष क्या पहन रहा है ये डिस्कशन का हिस्सा नहीं होते। पुरुष कैसा दिख रहा है ये डिस्कशन नहीं होता, उसका काम डिस्कशन होता है। आज मैं आपके कार्यक्रम से ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि महिला के भी काम से आंका जाए उसको। वो कैसे दिखती है, वो क्या पहनती है, वो किस समय बाहर जाती है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। हमें ये सब ध्यान रखते हुए फिर काम करना पड़ता है और हमें डबल द वर्क मैन डज वो करना पड़ता है जो उनके इक्वल पहुंच सके। अगर आदमी, समझिए मैं फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर चलकर उतना नाम कमा सकता है तो मुझे वो 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा उतना नाम कमाने के लिए। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे साथ थोड़ी ज्यादती है। लेकिन जब तक है हमें भी वो 2 किलोमीटर चलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इतना ये भेदभाव होने के बाद भी अगर कोई महिला किसी मुकाम पर पहुंचती है, संघर्ष भी डबल है, तो उपलब्धि भी डबल ही मानी जानी चाहिए। बिल्कुल मानी जानी चाहिए। ये महिलाओं पर भी डिपेंड करता है कि वो अपनी उपलब्धि खुद सेलिब्रेट करके माने या वो ये माने कि दुनिया कहती है, तालियां बजाती है तब। हाँ, सर्टिफिकेट मिले तभी। मुझे लगता है मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर मैं रात को सोते समय अपने से खुश हूँ और मेरे को लगता है कि मैंने वो काम किया जो मैं चाहती थी और वो रिजल्ट निकला, तो वो काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, हमारे बीच आई। और इससे अच्छा आगाज नहीं हो सकता था, इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी पहले सत्र की। खास तौर पर रेखा शर्मा जी को हरियाणा की तमाम लोगों, बेटियों, महिलाओं ने सुना कि क्या इनका स्ट्रगल था और किस तरह से ये खतरा बनती थी तमाम उन लोगों के लिए, खास तौर पर लड़कों के लिए। उसके बाद शादी के बाद किस तरह की लाइफ रही, कैसे महिला आयोग में काम किया, राज्यसभा में रहकर कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि महिलाओं की अधिकारों का संरक्षण हो पाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आई, रेखा शर्मा जी। बहुत शुक्रिया मैम, अपने विचार साझा करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस और जर्नी के बारे में बताने के लिए। इस कार्यक्रम में उपस्थिति गरिमामयी रही है। रेखा शर्मा सांसद मैम ने उद्बोधन दिया है और अब मैं ओवर टू साक्षी। जी बिल्कुल, हमारे बीच बहुत सारी महिलाएं जो हैं, बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस महिलाएं यहाँ पहुँच चुकी हैं और उन सभी के एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए हम सभी वेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि से एक छोटी सी गुजारिश और करना चाहूँगी। हमारी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें सम्मानित करना रह गया था और उनकी रिकग्निशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अलग अलग फील्ड में वो दे आर डूइंग वंडर्स इन देयर फील्ड। सो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी नंदिनी शर्मा जी को, जो कि MD है नंदिनी प्रोडक्शन हाउस, और उनका प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स के, मूवीज़ के, एडवर्टीजमेंट्स के जो प्रोडक्शन हैं वो उनके प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए आज साकार हो पा रहे हैं। मैं नंदिनी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारी मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित होने के लिए। इसी के साथ मैं ममता शर्मा जी को भी बुलाना चाहूँगी, जो कि हमारी लखपति दीदी हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और महिलाओं के लिए बहुत सारा काम करती हैं। नंदिनी शर्मा जी को हमारे मुख्य अतिथि सुमन सैनी जी सम्मानित कर रहे हैं। और अब ममता शर्मा जी। अब मैं सरपंच अलका देवी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। वो भी हमारे बीच हैं और अपनी पंचायत में महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आज वो हमारे बीच अस्वस्थ थी लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम के लिए पहुंची हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी हमारे बीच इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। और मिसेस सुमन सैनी अलका जी को सम्मानित करेंगी। सरपंच है, अपनी पंचायत में इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करवाए हैं जो कि एक विकसित हरियाणा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। जब एक छोटी सी पंचायत विकसित होगी तभी पूरा प्रदेश और उसके बाद पूरा देश विकसित हो सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो 2047 का विकसित भारत विकसित हरियाणा का विजन है वो साकार हो सकता है।
बहुत शुक्रिया अलका जी, और सुमन सैनी जी आपका भी, और ऐश्वर्या शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हैं हमारी आज की मुख्य अतिथि का, कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से अब टाइम निकाला और हमारे बीच इस कार्यक्रम में पहुंची और भरपूर खुले दिल से समय दिया, अपनी बात सभी महिलाओं तक रखी। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पैनल के लिए मैं मंच पर इन्वाइट करना चाहूंगी गीता फोगाट जी को, जो कि डीएसपी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और इसी के साथ ममता सौदा जी को, जो कि एचपीएस हैं, डीएसपी पुलिस हेडक्वार्टर हैं, और इसी के साथ निधि नैन जी को, जो कि एचपीएस हैं, एसीपी सोनीपत इस वक्त हैं। और ये तीनों ऐसी महिलाएं जो कि फिटनेस से, खेल जगत से भी जुड़ी हुई हैं और फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए फील्ड में काम भी कर रही हैं। और इन सभी महिलाओं से जो वुमेन सिक्योरिटी है और तमाम जो ऐसे इश्यूज हैं, इसकी बातचीत को